हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। और एनसीईआरटी रीडिंग के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है उपनिवेशवाद और शहर। अर्थात उपनिवेशवाद के पहले और उपनिवेशवाद में या उपनिवेशवाद के बाद शहरों की क्या स्थितियां होती हैं, इस चैप्टर में हमें जानकारी मिलेगी। एक शाही राजधानी की कहानी और एक शाही राजधानी की कहानी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आशा है कि आपको हमारे पुराने वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारे क्लास पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को और लोगों तक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट डाउन में जरूर बताएं कि आप लोगों को और किस चीज़ की आवश्यकता है, हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं जिससे आपकी तैयारी में और भी चार चांद लग सके। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर बने हुए होंगे, हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ, अर्थात जब भारत उपनिवेश बन गया तो उस समय शहरों को क्या हुआ, यह हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह बदल गया था। इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बांग्लादेश या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर हम कई शहरों की एक साथ चर्चा करेंगे या कई शहरों की एक साथ तुलना करेंगे तो प्रत्येक शहर में हमें कुछ न कुछ अलग मिलेगा, सभी शहर हमें एक जैसे नहीं मिलेंगे। पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? जब आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर खासकर पश्चिमी देशों में जो शहर हैं उसमें औद्योगिकरण हो रहा है, वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो बढ़ रही हैं, उन्हीं सुविधाओं के आशा में लोग वहाँ पे अन्य जगहों से आ रहे हैं, वहाँ पे नौकरी करने के लिए, अनेक सुविधा लेने के लिए। लेकिन भारतीय जो शहर हैं ये इन पश्चिमी देशों के जैसे विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आखिर ऐसा क्या कारण था कि ये लोग विकास नहीं कर पाए। 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहर के रूप में तेजी से बढ़ा। आपको यहाँ पे ध्यान बता दूं कि जो प्रेसिडेंसी होते हैं ये शहरों की शासन के लिहाज से किसी क्षेत्र को अलग अलग बांटे जाते हैं, बांटे जाने को ही प्रेसिडेंसी बोला जाता है। ब्रिटिश ने भारत को भी 3 प्रेसिडेंसियों अपने औपनिवेशिक भारत को शासन की सुविधा के लिए 3 प्रेसिडेंसी में बांटा था, जो बम्बई, मद्रास और बंगाल थे। आपने बंगाल के बारे में अक्सर पढ़ा होगा कि अंग्रेज या ब्रिटिश यहाँ पे जो शासन सत्ता है स्थापित करने में सबसे पहले कामयाब हुए थे। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थीं उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ की खास बातें हैं, इन्होंने तो अपने शासन के दृष्टि से प्रेसिडेंसी में बांटा, लेकिन
जो भारत के अन्य शहर थे इनकी प्रेसिडेंसी से दूर, वो शहर जो है वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इसकी जो खास वजह है, क्योंकि अभी इस समय जो ब्रिटिश के तैयार माल हैं जो वो अपने देशों से ला रहे हैं, क्योंकि उनके देशों में जो है वो शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो जो उनके यहाँ एक तरह से बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो विकसित हैं, तो वहाँ से जो सामान तैयार किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं अपेक्षाकृत भारत में तैयार हो रहे सामान की अपेक्षा सस्ते हैं। तो जब वो भारतीय बाजार में प्रवेश कर जाते हैं तो भारतीयों का जो उद्योग है, भारतीयों का जो एक तरह से सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा जाता है, और इसका जो एक इफेक्ट पड़ता है वो पूरे शहर पे पड़ता है, क्योंकि शहर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल जा रही है और अंग्रेजों के हिसाब से वो स्थितियाँ बदलती जा रही हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे जब कई सारे राजा हार जाते हैं, उनकी सत्ता जो है वो ब्रिटिशों के अंडर में चली जाती है, तो कहीं ना कहीं अब जो एक तरह से स्थितियां हैं वो ब्रिटिशों के नियंत्रण में हैं, और ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनके काम की हैं, बाकी क्षेत्रों को ध्यान नहीं दे रहे। इसी वजह से तमाम सारे शहर जो कि एक तरह से आप कह लीजिए बंदरगाह हुआ करते थे और अलग अलग चीज़ें उत्पादित करने वाले केंद्र होते थे, वो अब धीरे धीरे ढह रहे हैं, या एक तरह से कह लीजिए कि उनका विकास जो रुक जा रहा है। यही जो विकास का क्रम है जो रुक रहा है, इसी को भी शहरीकरण कहा जाता है, अर्थात जो अभी उन्नति के रास्ते पे था अब वो पतन के रास्ते पे चल चुका है, या तो वहाँ पे स्थिर हो गया है या वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया। अर्थात जो 19वीं सदी है उसमें जो दिल्ली है वो कहीं ना कहीं एक विकास के क्रम में पिछड़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे जो मुगल हुआ करते थे, मुगल शासक हुआ करते थे, वो अब ब्रिटिशों के संरक्षण में हैं या ब्रिटिश के हिसाब से उनको कार्य करना पड़ रहा है, तो वो अब विकास का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1912 में भारत जो है वो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली को बनाई जाती है। इसके बाद से है दिल्ली की जो काया पलट है वो होनी शुरू हो जाती है। नई दिल्ली से पहले और दिल्ली कितनी दिल्लियां थीं, अर्थात जब नई दिल्ली बसाई गई ब्रिटिशों के द्वारा उसके पहले कितनी दिल्लियां थीं। आप यहाँ पे ये समझिए कि जब नई दिल्ली बनाई गई थी ब्रिटिशों के द्वारा उसके पहले दिल्ली में कई सारी दिल्लियां हुआ करती थीं, जिसमें आप लोग देखेंगे एक शाहजहानाबाद आता है, एक तुगलकाबाद आता है, ऐसे ही करके बहुत सारी दिल्ली हुआ करती थीं जो कि अलग अलग राजाओं द्वारा अलग अलग समय पर बसाई गई थीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्लियां जो थीं वो कैसी थीं। आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। आप दिल्ली के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता होगा कि इस पे मराठों ने भी शासन किया, इस पे मुगलों ने भी शासन किया, इस पे और अन्य कई शासकों ने शासन किया, जिसको जोड़ करके एक साथ अगर देखा जाता है तो पता लगता है कि जो दिल्ली है वो 1000 सालों से ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुकी है। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 अलग अलग राजधानियां बसाई गईं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दिल्ली में है एक छोटे से क्षेत्र में कितनी 14 राजधानियां बसाई जा रही हैं, जो कि अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं द्वारा उनके शासन के एक तरह से जो भी उनके सूट करते हो कि ये राजधानियां यहाँ पे बसाने से उनको अच्छा लगेगा, शासन की सुविधा की दृष्टि से उन्होंने अपनी अपनी राजधानियां बसाई थी। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। अर्थात अगर आप आज भी दिल्ली के अलग अलग शहरों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग घूमेंगे तो आपको जो पुरानी राजधानियों के अवशेष हैं वो जरूर दिखाई देंगे। इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई। अर्थात आप यहाँ पे देखेंगे जो शाहजहानाबाद है वो शाहजहां ने बसाया था और यह शाहजहां की राजधानी थी। अर्थात मुगलों की राजधानी जो थी वो शाहजहानाबाद शाहजहां के द्वारा बसाई गई थी 1639 में। इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में
महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थीं। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो लाल किला है वो शाहजहां बनवा रहे हैं और उसमें जो पत्थर यूज किया जा रहा है वो लाल पत्थर यूज किया जा रहा है। और एक तरह से उसके आसपास ये जो इलाके हैं, खासकर चांदनी चौक का जो इलाका है वो इलाका इतना अच्छा बनाया गया है, इतना चौड़ा बनाया गया है कि वहाँ से जो शाही यात्राएं हैं वो आसानी से निकाली जा सके। क्योंकि अगर आप कभी दिल्ली विजिट करेंगे तो देखेंगे जो चांदनी चौक है और लाल किला है दोनों एकदम आमने सामने है। उसकी जो सड़क है लगभग लाल किले के बीचों बीच से सामने की तरफ निकलती है। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। अर्थात जब नई दिल्ली एक तरह से शाहजहानाबाद बसाया गया, शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया, तो उस समय जब जामा मस्जिद बनाई गई तो उस वक्त शहर में उससे ऊंची कोई भी बिल्डिंग नहीं थी। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करता था। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थीं। जो सूफी संस्कृति का केंद्र है वो दिल्ली शाहजहां के समय में हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे दरगाह, खानकाह और ईदगाह पाए जा रहे हैं। अब दरगाह की जो होता है ये सूफी संत का मकबरा होता है। जो सूफी संत होते हैं उनके जो मकबरे होते हैं, अर्थात मरने के बाद जहाँ पर उनको दफनाया जाता है उस जगह को दरगाह कहा जाता है। जो खानकाह होता है यहाँ पर यात्रियों का विश्राम स्थल होता है और यह ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग आध्यात्मिक मामलों की चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं, नृत्य और संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। जो ईदगाह होते हैं ये मुसलमानों का एक खुला प्रार्थना स्थल होता है जहाँ पे सार्वजनिक त्यौहार और प्रार्थना किए जाते हैं। एक शब्द आता है कुल दे शेख, तो यह एक ऐसा रास्ता होता है जो आगे जा करके बंद हो जाता है एक जगह, अर्थात इसी को कभी कभी आम भाषा में डेड एंड बोल दिया जाता है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते। बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुल दे शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। शायद इसीलिए मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वह तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि उस वक्त जो शाहजहानाबाद बसाया गया, जो दिल्ली बसाई गई, उसके बारे में जो मीर तकी मीर एक तरह से चित्रकार हैं, एक तरह से कवि हैं, वो किस तरह से उसका वर्णन कर रहे हैं। जो दिल्ली की सड़कें हैं वो सड़क नहीं, किसी एल्बम में बनाई गई चित्र हैं, अर्थात वो उसका कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। जो दिल्ली है उसको भी आदर्श शहर नहीं बोला जा रहा है। इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग। अर्थात यहाँ पे जो दिल्ली, नई दिल्ली एक तरह से दिल्ली बसाई गई, शाहजहानाबाद बसाया गया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ भी जो एक तरह से अमीर गरीब की खाई थी वो नहीं पटी थी, यहाँ पे भी वो चल रहा था। हवेलियों, जो हवेली बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी उनके बीच में जो कच्चे मकान होते थे वो होते थे, उसमें गरीब लोग रहते थे। जो नृत्य संगीत था, शायरी थी, इस पे सिर्फ जो बड़े लोग थे उनके मर्दों का ही एक तरह से हक था, वही इनमें भाग लेते थे और बाकी लोगों का इसमें भाग लेना मना था। और जैसा कि आज भी देखा जाता है कि कई बार एक दो समुदायों में आपसी झगड़े होते रहते हैं, यहाँ पे भी उस तरह के जो झगड़े थे जलसे त्योहारों में भी कभी कभी दिखाई देते थे और कभी कभी इन लोगों के झगड़े जो थे वो काफ़ी बड़े लेवल पे होते थे। आपको यहाँ पे दो चीज़ें जाननी चाहिए। जो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद है वो जामा मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है जो मीनार और पूरे गुंबद वाली है। इसके अलावा कोई भी मस्जिद नहीं जिसमें मीनार हो और पूरे पूरे गुंबद हों, ये पहली मस्जिद है। दूसरी चीज़ आपको ये जाननी चाहिए, जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है
आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको आपको याद रखना चाहिए। जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो दिल्ली में है। नई दिल्ली का निर्माण, हम लोग देखते हैं कि नई दिल्ली का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 1803 है वहाँ पे जो मराठे हैं वो दिल्ली पे शासन कर रहे थे, दिल्ली पे उनका नियंत्रण था। लेकिन जो अंग्रेज हैं इन्होंने 1803 में मराठों को वहाँ से हराया और दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया। क्योंकि इस समय जो भारत की राजधानी थी या ब्रिटिश भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता में हुआ करती थी, तो अभी जो मुगल बादशाह थे जब मराठों ने इस पर कब्जा कर लिया था तो इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया था। तो ब्रिटिशों ने इनको यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी थी, अर्थात जो लाल किला है उसमें ब्रिटिश शासक को रहने की आज़ादी मिली हुई थी। एक अतीत का ध्वंस, 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थीं। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। खास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। अब आपने यहाँ पे देखा जो 1857 की पहले की दिल्ली है वहाँ पे अंग्रेज और जो भारतीय हैं उनके बीच में अंतर नहीं है। खासकर आप भारतीयों के संदर्भ में लेंगे तो उसमें संपन्न वर्ग की बात यहाँ पे की जा रही है। ये लोग एक साथ रहते थे, लेकिन इस समय जो ब्रिटिश भारत की राजधानी हो कलकत्ता है, कलकत्ता में ऐसा नहीं है। वहाँ में जो ब्रिटिश रह रहे हैं वो एक सुसज्जित इलाके में रहते हैं, व्यवस्थित इलाके में रहते हैं, अर्थात उसे गोरे का इलाका कहा जाता है। लेकिन जो भारतीय हैं उनको काला इलाका कहा जाता है। यहाँ पे ये अंतर दिखाई देता है, लेकिन दिल्ली में अभी ऐसा नहीं था। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण का काल बताते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना होती है और जो कि एक पहले मदरसा हुआ करता था इसको ही बदल करके एक तरह से दिल्ली कॉलेज बना दिया गया था। और इसी संस्था में जो विज्ञान और मानव शास्त्र का एक तरह से अध्ययन शुरू होता है और यह एक नए युग का सूत्रपात होता है। इसी वजह से ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1830 से 1857 की जो अवधि है उसे भारत के संदर्भ में पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। आप जब विश्व के संदर्भ में कहेंगे तो वहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। पुनर्जागरण के संदर्भ में वहाँ पे अलग समय पे पुनर्जागरण होता है, लेकिन भारतीय संदर्भ में 1830 से 1857 का जो काल है वो पुनर्जागरण का काल होता है। जो पुनर्जागरण का अर्थ होता है वो यही होता है कि कला और ज्ञान का एक तरह से पुनर्जन्म। कला और ज्ञान का जब पुनर्जन्म होता है तो उसे पुनर्जागरण कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही रचनात्मक गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर होता है। 1857 के बाद यह सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। आपने पीछे पढ़ा था कि 1857 की क्रांति में दिल्ली में जब मेरठ से सिपाही पहुंचते हैं तो जो दिल्ली के सिपाही हैं उनके अंदर भी एक तरह से विद्रोह की भावना आती है और उन्हें साथ मिल जाता है और वो सब मिल करके दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। और साथ ही जो बहादुर शाह जफर हैं वो जो कि लाल किले में रह रहे हैं उन्हें इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया जाता है। और आपको पता होगा कि इस विद्रोह का नेता बनने के क्रम में ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर को
क्या किया था जब उन्होंने 1857 की क्रांति को दबा दिया था और दिल्ली पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया था। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। अर्थात जब 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिशों ने दोबारा कब्जा किया दिल्ली पे, तो उनके अंदर एक बदले की भावना थी और वो शहर में लूटपाट की मुहिम पे निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया, जब गुस्साई शेर अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले, न जाने कितने औरत मर्द आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया, उनका दरबार बंद कर दिया गया, कई महल गिरा दिए गए, बागों को बंद कर दिया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने वापस दिल्ली पे कब्जा किया तो उन्होंने शहर को कई तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से बर्बाद करने की ठान ली और वो वहाँ पे बदले और लूटपाट की मुहिम पे निकल पड़े और उनके हाथ जो भी लगा उसी को मारा, बेसहारों को मारा, कितने घरों को जला दिए। और एक तरह से आप देखेंगे कि इन चीज़ों से जो वहाँ के आम लोग हैं वो उन्हें दिक्कतें हुई कि उन्हें शहर को छोड़ करके बाहर जाना पड़ा और जा करके उन्होंने शहर के बाहर तमाम सारे समुदायों के साथ और मकबरों में पनाह लिया। और साथ ही इस विद्रोह के बाद में जो बहादुर शाह जफर हैं, जिनको इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था, उनको देश से ही निकाल दिया गया, उनके दरबार को बंद कर दिया गया। अर्थात अब वो जनता दरबार नहीं कर सकते थे, लोगों से नहीं मिल सकते थे और कई सारे उनके महलों को गिरा दिया गया, उनके कई सारे बागों को जिसमें कि घूमने का कार्य करते रहे होंगे या और सारे कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता रहा होगा, उसको बंद कर दिया गया और उसमें जगह जगह सैनिकों के लिए बैरकें बनवा दी गई। आज भी अगर आप कभी लाल किले का भ्रमण करेंगे तो आप जब उसके किनारे किनारे घूम रहे होंगे, हालांकि आप घूमने को ऐसे नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो लाल किला आपके बगल से निकलता है तो उसमें कई जगह आपको दिखेगा, यहाँ पे छोटे छोटे छेदों से सैनिक दिखाई देते हुए आपको पड़ेंगे। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। जो अंग्रेज हैं 1857 की क्रांति के बाद, उसके पहले मुगल जो थे वहाँ पे किस सिचुएशन में थे, किस स्थिति में थे, इसको पूरी तरह से खुद भी भुला देना चाहते थे और लोगों के मन से भी उसको निकाल देना चाहते थे कि इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया, वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। अर्थात जो भी मुगलों से संबंधित वास्तुकलाएं थी, क्षेत्र थे, उनको नष्ट कर दिया गया। उन्होंने मंदिरों को भी नहीं तोड़ा, अर्थात जो अंग्रेज थे उनकी जो ज़्यादा बगावत थी या ज़्यादा उनके तेवर गरम थे वो एक तरह से मुसलमानों के ऊपर किया और ख़ासकर मंदिरों के संदर्भ में उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। आप यहाँ पे देखे होंगे कि 1857 की क्रांति में जहाँ हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था तो उसकी समाप्ति के बाद जो ब्रिटिश थे इन्होंने मुसलमानों को ही ज़्यादा परेशान किया था और मुसलमानों को ही एक तरह से शहर से निकाला गया था। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे, खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। बेकरी में तब्दील करने का मतलब है कि यहाँ पे तमाम सारे खाने पीने के सामान बनाए जाने लगे। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। जामा मस्जिद जो कि सबसे ऊंची वास्तुकला मुगल शासन की हुआ करती थी, अब इसमें किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं रह गई और यह अगले 5 साल तक बंद रहा। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया, नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। अर्थात शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जो तमाम सारी नहरें थीं शहर के निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए, उसको भी ढहा करके एक तरह से समतल बना दिया गया। आप कह सकते हैं कि शहर को पूरी तरह से मुगल मुक्त बनाने का कार्य ब्रिटिश 1857 की क्रांति के बाद कर रहे हैं। रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइन्स इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे।
दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि 1857 के बाद में दिल्ली में कितने व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। वहाँ पे रेलवे के विकास के लिए शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया जा रहा है। अंग्रेज जो कि अब तक भारतीयों के साथ रहते थे, अमीर भारतीयों के साथ रहते थे, अब वो भारतीयों के साथ न रह करके वो अपने एक अलग इलाके में रहना शुरू कर रहे हैं, जिसे सिविल लाइंस के नाम से जाना जा रहा है। और यह इस समय का सबसे विकसित जगह हुआ करता है। और जो पीछे आपने एक दिल्ली कॉलेज का नाम देखा था, जो दिल्ली कॉलेज बनाएगा, जो मानव शास्त्र के लिए एक पुनर्जागरण के रूप में उभर करके आया था, उसे 1877 में बंद कर दिया गया। उसके पहले उसे एक स्कूल बना दिया गया था। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली को अंग्रेज पूरी तरह से ब्रिटिश मुगल मुक्त करने का कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे अब वो लोग शासन सत्ता के लिए एक अलग कार्य करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था तथा दिल्ली में जो हुए अभी घटनाएं हुई उनका आगे क्या हो सकता, उनसे क्या आगे निष्कर्ष निकलता है, वो उसे अच्छी तरह समझते थे। लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी वजह क्या रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया था। जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश शासन यहाँ पे है, वो दिल्ली में 1857 की क्रांति को दबाने के बाद में ऐसे ऐसे आयोजन कर रही है जिससे लोगों में मुगल जो बादशाह हैं उनके प्रति जो प्रेम है उसको कम किया जा सके और ब्रिटिशों के प्रति प्रेम को बढ़ाया जा सके, या कहीं ना कहीं उनके अपने शान शौकत को प्रदर्शित किया जा सके, उनके अपने जो एक तरह से ताकत है उसको प्रदर्शित किया जा सके। इसलिए दिल्ली में तमाम सारे दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है और जो रानी विक्टोरिया हैं उनको भारत की मलिका घोषित करने के लिए दरबार आयोजित किया जा रहा है। तमाम सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अर्थात एक तरह से आप कह लीजिए कि जो ब्रिटिश हैं पूरी तरह से आमादा है इस बात पे कि अब वो जो मुगल सत्ता है उस पर अपनी जो सिस्टम है उसको थोपेंगे और अब मुगल सत्ता के किसी भी ऐतिहासिक या किसी भी कानून को अब वो आगे नहीं चलने देंगे और लोगों के मन से वो मुगल सत्ता को निकाल करके ब्रिटिश सत्ता को उनके मन में डालेंगे। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। अब 1911 का समय आ रहा है। 1911 में इंग्लैंड में जो राजा है वो जॉर्ज पंचम है। इसी समय इसी के एक तरह से बनाने के दौरान दिल्ली में भी एक दरबार का आयोजन होता है और इसी दरबार में 1911 में ही दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दी जाती है, जो कि अभी तक कलकत्ता हुआ करती थी। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। आप रायसीना हिल्स के बारे में बहुत बार सुने होंगे। जो रायसीना हिल्स है वो दिल्ली में है और इसी रायसीना हिल्स पर ही भारत की राजधानी दिल्ली बसी हुई है। एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जो एडवर्ड लटियंस हैं और हर्बर्ट बेकर हैं, इन दोनों को दिल्ली की जो एक तरह से विकसित करने के लिए दिल्ली की इमारतों को डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। आपको याद हो या ना भी तो मैं आपको बता दूं, जो लुटियंस जोन दिल्ली में एक क्षेत्र आता है उसे इसी एडवर्ड लटियंस के नाम से जाना जाता है। लुटियंस इसी का थोड़ा सा विकृत रूप हो जाता है लुटियंस। इन्हीं के नाम पे लुटियंस क्षेत्र दिल्ली में चर्चा में रहता है। और रायसीना पहाड़ी जिसपे आज भारत के राष्ट्रपति का महल बना हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का एक तरह से घर बना हुआ है, इसी रायसीना हिल्स के केंद्र पर है।
नई दिल्ली स्थित सरकार परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता, वायसराय के महल वर्तमान राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला किंग्सवे वर्तमान राजपथ और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गईं। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान का दिखाई देता है। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी। लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी, इसीलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। अर्थात ये अपनी सिचुएशन को जो है वो किसी भी स्थिति में किसी भी जगह पे मुगलों से नीचे नहीं रखना चाहते हैं। आपने जो भी अभी ऊपर देखा दिल्ली के बारे में, आज भी अगर आप दिल्ली के दौरे पे कभी जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यह काम कैसे किया जा सकता था? नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्लों और सकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसीलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था की गई थी। उसे ज्यादा हरा भरा बनाया गया। वहां पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताजी हवा और ऑक्सीजन मिलती रही। आप इन चीजों को आज के समय में दिल्ली में जाकर के खुद महसूस कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र को अंग्रेजों ने बसाया था उस क्षेत्र की क्या हालत आज है। वहां आज भी वही सड़कें, उसी तरह की चौड़ी चौड़ी सड़कें, अच्छे इलाके हुआ करते हैं। लेकिन जो शाहजहानाबाद शहर बसा था, जिसे मुगलों ने बसाया था, वह जो शहर था वो कहीं न कहीं सकरा था। कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो वही इलाके एक तरह से चौड़े हुआ करते थे, साफ स्वच्छ हुआ करते थे। बाकी इलाके ऐसे नहीं थे। लेकिन जिन इलाकों को अंग्रेजों ने बसाया वो इलाके बिल्कुल हरे भरे, गंदगी से रहित होते थे। गंदगियां वहाँ पे नहीं होती थी, नालियों की व्यवस्था होती थी, ऑक्सीजन, ताजे ऑक्सीजन वहाँ पे मिलते थे। और एक तरह से यहाँ पे जो स्वच्छता का जो एक पर्याय है वो पूरी तरह से दिखाई देता था। विभाजन के समय जीवन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब भारत का विभाजन होता है उस समय की क्या स्थितियां हैं। 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। अर्थात 1947 के विभाजन के बाद जो हो रहा है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूट कर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने जगह ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे। आप देख रहे हैं कि क्या एक तरह से भयंकर दृश्य दिल्ली का है जब भारत विभाजन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, मुसलमान यहाँ से भगाए जा रहे हैं, जो घर खाली हो रहे हैं वहाँ पे जो दूसरी जगह से हिंदू शरणार्थी या सिख शरणार्थी आ रहे हैं वो शरण ले रहे हैं। मतलब एक तरह से ऐसी सिचुएशन दिल्ली में है जो कि देखने लायक नहीं है। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ही ज्यादा थी।
ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे। अब दिल्ली में ज़्यादातर लोगों के आने का जो सबसे मेन कारण था, जो उस समय जो दिल्ली थी वो पाकिस्तान से सटे इलाके में एक तरह से शहर हुआ करती थी, इसलिए लोगों का यहाँ पे आना स्वाभाविक था। और चूंकि यह शासन सत्ता का केंद्र हुआ करता था, तो यहाँ पर उनकी जो स्थितियाँ थीं वो जल्दी अच्छी हो सकती थी। यहाँ पे उन्हें जो सुरक्षा था वो जल्दी मिल सकता था। इस सोच के साथ लोग दिल्ली में ज़्यादा आना पसंद किए। और जो कि दिल्ली अभी बहुत ही कम लोगों के साथ जीवन यापन कर रही थी, चल रही थी, उसमें अब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थीं। दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोले गए। जब यहाँ पे लोगों की जनसंख्या बढ़ी तो इनके रहन सहन के लिए और इनके पढ़ाई लिखाई के लिए और इनके खाना पीना की पूर्ति के लिए स्टॉल खुले, दुकानें खुली, कॉलेज खोले गए, जिससे इन्हें भी एक अच्छा जीवन दिया जा सके। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। अर्थात एक जगह से जब कुछ लोग जा रहे हैं और वहाँ नए लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके जो स्किल है उसमें अंतर होगा। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और उनके व्यवसाय बदल दिए थे। फेरी वालों, पटरी वालों, बढ़ई और लोहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसायों में काफ़ी सफल भी रहे। आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली से लोग जा रहे हैं वो अलग स्किल लेके जा रहे हैं और जो दिल्ली में आ रहे हैं वो नए स्किल लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे उनके इस स्किल की ज़रूरत नहीं रह गई थी, इसीलिए इन लोगों को अपना एक अलग अलग व्यवसाय चुनना पड़ा। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो दिल्ली की स्थिति है वो बदल रही है। दिल्ली में कैसे नए नए बदलाव हो रहे हैं 1947 के विभाजन के बाद, ये आपने यहाँ पे एक झलक देखा। पुराने शहर के भीतर अब यहाँ पर लोग देखते हैं जो पुराना शहर दिल्ली था वहाँ पे क्या हुआ। इस बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ। अतीत में मुगलों के जमाने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था बल्कि दूसरी घरेलू जरूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थीं। यह एक ऐसे समय की बात थी जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। जो शाहजहानाबाद एक अच्छी स्थिति में हुआ करता था, वहाँ पे 1947 की स्थिति में 1947 के बाद वह तमाम सारी व्यवस्थाएं जो थी वो चरमरा गई, एक तरह से खत्म हो गई। टूटी फूटी नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरी नहीं कर सकती थीं। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नलियों को बंद कर दिया गया और खुली नलियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उस उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। अब यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं आप लोग देख रहे हैं, जो नाले पहले बहुत सकरे हुआ करते थे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे, अब वो चौड़े नाले भी लोगों की ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे। जो गंदगी है वो सड़कों पे बह रही है, जिसकी वजह से तमाम अमीर जो लोग हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन बावजूद इसके वहाँ पे अभी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटी है, वो पैसा खर्च करके उसको सुदृढ़ करने की हालात में नहीं है या नहीं करना चाहती है। तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अलग क्षेत्रों में नई दिल्ली जो था वहाँ पे उसके विकास के लिए तमाम सारे जो खर्चे थे वो किए गए। हवेलियों को पतन।
अब हवेलियों का पतन किस तरह से हो रहा है 1947 के बाद। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती हैं। ये चहारदीवारी से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थीं। आपने अगर गौर किया होगा तो मुगलों के द्वारा बनवाई गई जो भी इमारतें होती थीं बहुत ही भव्य हुआ करती थी। उनकी जो सुंदरता थी वो एक तरह से मनमोह लेती थी। आपने ये चीज देखा होगा पीछे तमाम सारी इमारतों के संदर्भ में, या आज भी आप कहीं अगर किसी मुगल वास्तुकला के मुगल किले को घूमने के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनकी जो बनावटी थी वो कितनी अच्छी हुआ करती थी। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। उसमें फर्नीचर बहुत कम होता था। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो हवेलियां हैं वो किस तरह से हुआ करती थी, उसमें सिस्टम कैसे थे, आपने उसको यहाँ पे देखा। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थीं। उनमें गाड़ीवानों, तंबू लगाने वालों, मसालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था। जो एक व्यक्तित्व है कमर अल दीन खान, इनकी जो हवेली है यहाँ पर तमाम सारे उन लोगों के रहने की व्यवस्था है जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होते हैं। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालात में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगीं, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां दुकानें या गोदाम बन गए। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गईं। बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गईं। आप लोग देख रहे हैं कि हवेलियों की यहाँ पे क्या स्थिति हो रही है। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारतें होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। इनमें रहने, खाने और सोने के अलग अलग कमरे थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों या अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थीं। अब यहाँ पे आपने देखा जो इमारतें बनाई जा रही हैं उनमें क्या स्थितियां हैं, इमारतों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी आलीशान है और वो क्या कार्य कर रहे हैं, आपने यहाँ पे उसकी एक झलक देखी। नगर पालिका योजना बनाती है। अब नगर पालिकाएं क्या है योजना बना रही है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 1931 की जनगणना से पता चला कि पुराने शहर के इलाकों में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। आप लोग देख रहे हैं जो नई दिल्ली बसाई गई अंग्रेजों के द्वारा, वहाँ पे लोगों के रहने का औसत क्या था और जो पुरानी दिल्ली हुआ करती थी वहाँ पे लोगों का औसत क्या था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वहाँ की व्यवस्था थी वो क्यों न चरमरा जाए। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। इसके पीछे सोच यह थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ धकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास की सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया था। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पुरानी बस्ती है उनके लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए किस तरह से एक योजना तैयार की जा रही है।
जिससे उनके भी जीवन को एक तरह से कुछ अच्छा बनाया जा सके। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। क्लार्क के समय में किया गया, क्लार्क के हिसाब से किया गया, क्लार्क ने कहा इसलिए किया गया, इसलिए उसे क्लार्कगंज नाम दे दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की। ये जो योजना बनाई गई, इसके तहत जो कार्य किए गए, इससे पुराने शहर या पुराने दिल्ली की कोई भी जो स्थिति थी वो नहीं बदली। यहाँ तक कि 1912 में भी इस नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। 1988 में यह कार्य शुरू होता है, लेकिन 1912 तक भी यहाँ पे स्थितियाँ जो थी वो ऐसी की वैसी बनी रह जाती हैं। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति 1936 के बाद जब दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन किया जाता है तो यहाँ पे थोड़ी सी स्थितियाँ अलग होती हैं। और अगर आप आज के समय से कल्पना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पुरानी दिल्ली है उसकी स्थिति लगभग आज भी वैसी की वैसी है। आज भी वहाँ पे जो गलियाँ हैं वो सकरी हैं, वहाँ की जो नालियाँ हैं वो बहुत ही एक तरह से गंदी हैं या बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। विकास कार्य तो आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप सकरी इलाके में जाएंगे वहाँ पे स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं दिखेंगी। हालांकि अब बहुत सारी जो गलियाँ हैं वो सुधर चुकी हैं, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन आप अभी भी बहुत सारे इलाकों में उन्हीं गंदगी को देखने को पाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था वो यहाँ पे समाप्त होता है। और अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है फिर से याद करें, अर्थात सही और गलत बताएं। यहाँ पे आपको सही और गलत बताना है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इसमें जितनी भी सही और गलत बताने के लिए आपको दी गई हैं ये सारी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। आप इसको देखिए और इसको सही या गलत जो भी आप कर सकते हैं उसको करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको वापस ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चैप्टर से संबंधित रिक्त स्थान भरने के लिए बोला जा रहा है। आपको इन रिक्त स्थानों को भरना चाहिए और इस रिक्त स्थान में भी आपको उन्हीं नामों को, उन्हीं जगहों को और उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा जिनको पीछे आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आगे फिर आप आइए विचार करें पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको लिखने चाहिए। लिखने से आपका जो माइंड है वो एक तरह से शार्प विचारों को बाहर लेके आता है और धीरे धीरे लिखने के क्रम में ये इतना शार्प हो जाता है कि आपको कभी भी फर्जी विचार या फालतू चीज़ें जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हैं वो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन या इस चैप्टर के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो सही गलत करने के लिए हैं क्वेश्चन हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। हर चैप्टर के एंड में जैसा कि मैं आपसे बोलता हूं कि आपको क्वेश्चंस को करना चाहिए, तो यहाँ भी मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा लिखें, खराब लिखें, पर लिखें। जब भी शुरुआत करनी होती है तभी डर लगता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। शुरुआत हमेशा डरावनी होती है, लेकिन जब आप एक बार शुरुआत कर देते हैं तो आपको उसमें मजा आने लगता है और चीज़ें आपके हिसाब से बदलनी शुरू हो जाती हैं। उसके पहले आपको चीज़ों के हिसाब से बदलना होता है, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो चीज़ें आपके हिसाब से बदलनी शुरू हो जाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे एनसीईआरटी के रीडिंग के इसी क्रम में बने रहना चाहिए और आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना चाहिए। और इसी आशा के साथ में कि आप लोग हमारे इस लेक्चर का और हमारे इस प्रयास का एक तरह से आनंद ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में इसे आप पूरी तरह से शामिल कर रहे होंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए तो एक समय आएगा कि आपके पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अगर आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ
कि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में निरंतर बने होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।